हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चैंग ने जियो जुन के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दी थी और उसके बाद वो आराम से सोने लगा था। जियो जुन जो कि ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी तो जैन चैंग उठेगा और उसके हाथों को अनटाई करेगा, जो कि स्पेल उसके हाथों पे मतलब यूज़ की गई है उसको भी रिमूव करेगा। बट इधर से तो खर्राटों की आवाज़ आने लगी थी, जबकि अभी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। तो ये इंसान इतनी जल्दी कैसे सो सकता है। तो तभी जेओजुन अपने मन में ही सोचने लगते हैं कि शायद अब ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हें अपने आप को खुद ही सबसे छुटकारा दिलाना होगा। यानी कि जो कि अभी तक वो नौटंकी कर रहे थे ना, कि वो इस स्पेल में फंस चुके हैं, जो कि टाई किए हुए हाथ हैं उसने खोल नहीं पा रहे हैं। तो उस नौटंकी को अब बंद कर ही देना चाहिए और जिस इंसान ने उन्हें इस स्टेज पे पहुंचाया है उससे बदला लेना तो बनता है। जियोजुन ने 2 सेकंड भी नहीं लगाए अपने आप को उस स्पेल से रिलीज करवाने में, और साथ ही साथ अपना फॉरहेड रिबन भी उन्होंने इतनी आसानी से अपने हाथों से खोल दिया था कि मानो वो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही उनके हाथों में उलझाया गया हो, उनसे उनके हाथों को टाई ना किया गया हो। अगले ही पल जियोजुन आराम से बेड में बैठे हुए थे और सामने जो कि उनके बगल में एक प्यारी सी मूरत, एक प्यारा सा शरीर लेटा हुआ था, उसको कैसे परेशान किया जाए ये अपने डेविल माइंड में सोच रहे थे। लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ ज़्यादा तो समझ भी नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो जैन चैंग ने उनके साथ किया है, अगर वही वो जैन चैंग के साथ कर दे तो कैसा रहेगा, ये वो अपने माइंड में सोच रहे थे। और अगले ही पल उन्होंने अब ओरिजिनली उस स्पेल का यूज़ किया जो कि अभी तक जैन चैंग ने उसके ऊपर किया था, यानी कि जो कि आइस स्पेल था, जिससे पूरी की पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती है। अगर आप चाहें तो बॉडी के किसी एक पार्ट को भी फ्रोज कर सकते हैं, आई मीन बर्फ़ की तरह बना सकते हैं, जिसके चलते आप अपने उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल भी मतलब मूव नहीं कर सकते। जैन चैंग ने भी उसी स्पेल को जियोजुन के ऊपर यूज़ किया था, लेकिन जियोजुन पहले ही उसका तोड़ जानते थे, इसकी वजह से वो ज़्यादा टाइम तक उस स्पेल के अंदर रह नहीं पाए। दूसरी तरफ जैन चैंग को लग रहा था कि उसने उस इंसान को आराम से बहुत बहुत तड़पा के, बहुत मतलब अराउस्ड करने के बाद इस तरीके से छोड़ दिया है, तो वो अपनी विक्ट्री पे हंस रहे थे, खुश हो रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसके ऊपर क्या टूट के आने वाला है। जैन चैंग जो कि वहाँ पे फेक खर्राटे ले रहा था, आई मीन अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो सो चुका है, अचानक से वो महसूस करता है कि उसके पैरों में कुछ तो महसूस हो रहा था। किसी की उंगलियों का टच था या फिर एक हवा का झोंका था, उसे समझ तो नहीं आया। लेकिन अगले ही पल उसने उस मतलब जो उसकी फीलिंग हो रही थी ना, कि कुछ लाइनिंग सी उसके पैरों में हो रही है, वो धीरे धीरे उसके पैरों से ऊपर की तरफ, यानी कि अब उसके नीज की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो एक लाइनिंग के साथ साथ अब 2 लाइनिंग होने लगी थी, और साथ साथ वो अब उसके थाइस तक पहुंच चुका था। यहाँ पे पहुंचते ही जैन चैंग को बहुत वियर्ड सा फील हो रहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि उसने जिस इंसान को अपने बगल में लिटाया है उसके हाथ पूरी तरीके से टाई किए हैं और ऊपर से आइस स्पेल का भी यूज़ किया है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो तो उसको टच नहीं कर सकता। तो वो चिल्लाने ही वाला था कि आखिरकार उसको कौन टच कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट को हटा के देखा तो वो देखता है कि सामने उसी का हस्बैंड उसके पैरों से लेके उसके थाई तक पहुंच चुका है, टच करते हुए। पहले जियोजुन ने अपने एक फिंगर का यूज़ किया था, उसने जैन चैंग के पैरों से अपनी नीज तक, आई मीन जैन चैंग की नीज तक सिर्फ एक फिंगर का यूज़ किया था। उसके बाद वो 2 फिंगर पे आ गए और अब धीरे धीरे पूरा का पूरा हाथ उनके थाई पे जा चुका था। यहाँ पे जो जैन चैंग है ना, वो इतना शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जो स्पेल उसने यूज़ किया था वो इतनी आसानी से काम करना छोड़ देगा। आखिरकार जियोजुन ऐसा कैसे कर सकते हैं। जैन चैंग एक टक जियोजुन को देख रहा था और जियोजुन एक टक जैन चैंग को देख रहे थे, और साथ ही साथ अपने फेस पे एक इविल स्माइल भी उन्होंने रखी हुई थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि इस वक्त सामने वाले बंदे की क्या हालत होगी। जियोजुन धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए अब जैन चैंग की टमी में आ चुके थे। वहाँ पे भी कुछ देर सहलाने के बाद धीरे धीरे वो जियोजुन जैन चैंग की चेस्ट पे आ चुके थे।
जैन चैंग को तो इस वक्त गुस्सा आना चाहिए था ना। ये जैन चैंग खुद सोच रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ऐसा फील हो रहा था कि मानो जियोजुन जो उसे छू रहे हैं ना, वो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो न जाने कितने टाइम से उसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, ये उसकी नीड थी और कंप्लीट हो रही है। और कहीं ना कहीं जो इस वक्त उसने आई कांटेक्ट जियोजुन के साथ बनाया हुआ था ना, तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं इसी की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है। और सच मानो तो ये सच भी था, क्योंकि जियोजुन ने उस पर कंट्रोलिंग वाला स्पेल यूज़ किया था, यानी कि जिससे हम किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वक्त जियोजुन जैन चेंग के माइंड को कंट्रोल कर रहे थे, जिसकी वजह से जैन चेंग पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुका था। आई मीन अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो चुका था। वो चाहता तो था इस वक्त मूव करना, इस वक्त जियोजुन को अपने से दूर करना, लेकिन उसके हाथ पैर मानो उसका साथ ही ना दे रहे हो। वैसे जब उसने हाथ पैर हिलाना था वो तो हिला पा रहा था, लेकिन जब बारी आती थी जियोजुन को अपने से दूर करने की तो वो नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट उसके हाथ तो मानो ऐसी क्रेविंग कर रहे हो ना उसे कि मुझे इस इंसान को अपने पास खींचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जैन चेंग के हाथ अब जियोजुन के नेक पे जाके रैप हो चुके थे। उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए उसने अब फिर से एक किस स्टार्ट किया था, जो कि इस बार जियोजुन लीड कर रहे थे, जियोजुन उसे कंट्रोल कर रहे थे। या ये कहो कि वो किस ब्रेक होगा या नहीं, ये अब सिर्फ जियोजुन के हाथ में था। जियोजुन जो कि इस वक्त उस किस को भी इंजॉय कर रहे थे, और साथ ही साथ जैन चेंग के साथ जो हो रहा था ना उसको भी, मतलब उस सब को भी इंजॉय करके बहुत मजे ले रहे थे। उन्हें याद था कि अभी थोड़ी देर पहले उनके साथ इस इंसान ने क्या किया है, तो ऑफकोर्स सी बात है इसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये पनिशमेंट वैसी ही होगी जैसे कि इसने मुझे दी थी, या फिर इसकी पनिशमेंट कुछ और होगी, वो खुद नहीं जानते थे। जहाँ पे जाके उन्हें एहसास हो जाएगा कि उन्हें रुक जाना चाहिए, वो रुक जाएंगे। वो अपने मन में यही सोच रहे थे, और वो ये भी जानते थे कि वो इस हालत में जैन चेंग का फ़ायदा तो नहीं उठा सकते। भले ही उन्होंने जैन चेंग को पूरी तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त जैन चेंग का फ़ायदा तो नहीं उठाना चाहते। यानी कि जिस हालत में जैन चेंग इस वक्त है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो इस उम्मीद में भी थे कि जब वो जैन चेंग को उस हालत में लाके छोड़ेंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है जैन चेंग उस चीज़ के लिए उन्हें रिक्वेस्ट करेगा कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन जब जैन चेंग अपने असली होश हवास में आएगा, तो इस बात के लिए वो जियोजुन को बहुत ज़्यादा कोसेगा। हाँ, वो बात अलग है कि जियोजुन ये महसूस ज़रूर करते हैं कि जैन चेंग के दिल में कुछ तो है उनके लिए, लेकिन फिर भी कोई इंसान किसी को अपने ऊपर जब तक पूरी तरीके से, मतलब एक राइट नहीं दे देते ना, अगर सामने वाला इंसान कुछ भी करे वो गलत ही लगता है। तो ऑफकोर्स ये बात है जियोजुन ये तो नहीं चाहते थे कि जैन चेंग को नेक्स्ट डे उठ के ये गलत लगे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ था। इसलिए उन्होंने अपने माइंड में एक चीज़ तो बैठा ली थी कि उन्हें चाहे वही चीज़ जैन चेंग के साथ करनी है जो कि जैन चेंग ने उनके साथ की, लेकिन उससे आगे उन्हें नहीं बढ़ना है। और अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जैन चेंग और जियोजुन अपने आप को उस किस में बहुत बुरी तरीके से डुबा चुके थे। बट इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है, इसलिए उन दोनों का दूर होना भी ज़रूरी था। दोबारा से जब उन लोगों की, मतलब अच्छे से वो लोग सांस लेने लगे थे ना, इसके बाद फिर से जियोजुन ने जैन चेंग पे अटैक कर दिया। फॉरहेड से लेके उसकी जॉ लाइन तक, ऑल ओवर फेस पे, नेक पे, उसके जॉ लाइन्स पे, हर जगह पे वो किस किए जा रहे थे। और साथ ही साथ उनके जो नेक थी ना, वहाँ पे उन्होंने अपने बाइट मार्क्स भी छोड़ दिए थे। हाँ, अभी तक मार्क नहीं किया था, लेकिन हाँ बाइट मार्क्स ज़रूर छोड़ दिए थे। साथ ही साथ अब जियोजुन के हाथ जैन चेंग के रोप्स में जाने लगे थे, और बहुत जल्दी ही ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रोप्स अब जैन चेंग की बॉडी से निकल के न जाने कमरे के किस कोने में पड़े होंगे। और कुछ पलों के बाद ये सच भी हो चुका था, क्योंकि जैन चेंग के जो कपड़े थे ना, वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी से एकदम दूर हो चुके थे। धीरे धीरे जैन चेंग भी इस सब को एंजॉय करने लगा था, और साथ ही वो अराउज्ड होने लगा था और क्रेविंग रखने लगा था अब जियोजुन की। जियोजुन उसे इस वक्त कम्प्लीटली अपने साथ चाहिए थे, चाहे वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने अपने हस्बैंड से पंगा लेके बहुत बुरा काम किया है। इसलिए उसे शायद जो इस वक्त क्रेविंग हो रही है ना, उस चीज़ को अब सहन ही करना होगा।
क्योंकि अगले ही पल जेओ जुन ने जैन चैंग के ऊपर कंप्लीटली यानी कि पूरी बॉडी में आइस स्पेल यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से जैन चैंग बोल तो सकता था, अपनी आइज ब्लिंक कर सकता था, लेकिन अपने बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था। और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। जेओ जुन तो उस स्पेल से जो कि जैन चैंग ने उनके ऊपर यूज़ किया था, उससे अपने आप को रिलीज़ करवा चुके थे, अपने आप को फ्रीडम दे चुके थे। लेकिन जैन चैंग के पास उस स्पेल का कोई तोड़ नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। और इस वक्त जो इतनी बुरी तरीके से वो अराउज्ड हुआ था ना, अब वो शांत नहीं हो सकता है। और उसके हस्बैंड को उसको इतनी बुरी तरीके से तड़पाने में ना और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जेओ जुन हमेशा से ही लैंड सेक्ट में पले बड़े हैं, इसलिए उन्हें खुद को कंट्रोल करना, खुद को बिना टच किए ही खुद को शांत कर लेना उन्हें आता था। लेकिन जैन चैंग तो ये भी नहीं जानता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जैन चैंग जहाँ से एक बार इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाता था ना, उसको पूरी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने लास्ट स्टेज तक पहुँचना उसको ज़रूरी होता था, वरना उसको अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सा फील होता था, जो कि मुझे नहीं पता उसको क्या नाम दिया जा सकता है। लेकिन अब ये ट्रेजेडी उसके हस्बैंड ने उसके साथ कर दी है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तो कपल्स के बीच में बोलने वाली मैं कौन होती हूँ। तो इन लोगों को यहाँ पे हम थोड़ा सा इनके हिसाब से रहने देते हैं। जेओ जुन जब जैन चैंग के ऊपर आइस स्पेल यूज़ कर चुके थे, तो जैन चैंग भी ये समझ चुका था कि उसके ऊपर आइस स्पेल यूज़ हो चुका है। और अगले ही पल वो ये भी समझ चुका था कि जेओ जुन उठ के अपने खुद के कपड़े पहनने लगे हैं, और साथ ही साथ बेड के दूसरी साइड पे जाके लेटना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और अगले ही पल उसे ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि उसका पति अब उसका कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो तभी वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे इस तरीके से कैसे छोड़ सकते हो, मैंने कहा कंटिन्यू करो। तो तभी जैन चैंग को रिप्लाई करते हुए जेओ जुन बोलते हैं, सॉरी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए जेओ जुन फिर से जैन चैंग के करीब आते हैं, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाते हैं, और साथ ही साथ उसको ब्लैंकेट से कवर करते हुए आराम से सो जाते हैं। लेकिन इस बार वो जैन चैंग के फेस को एकदम देखे जा रहे थे, एक टक देखे जा रहे थे, ताकि जैन चैंग की जो हालत थी ना, वो उसे देख सके, इंजॉय कर सके। वो तो चाहते थे कि इससे आगे भी वो करे, लेकिन जैन चैंग इस वक्त अपने सही माइंड में नहीं था। वो बोल तो रहा था कंटिन्यू करने के लिए, बट वो अच्छे से जानते थे कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो कल सुबह उनकी शामत आ जाएगी, जैन चैंग उन्हें जिंदा तो नहीं रहने देगा। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ते हुए, लेकिन अपने हस्बैंड को पनिशमेंट देते हुए यहाँ पर बंद कर दी। और अगले ही पल वो आराम से घोड़े बेच के सो भी चुके थे। वो बात अलग है कि जैन चैंग न जाने कितने देर तक बस ये चिल्लाता रहा कि लैन सिचेन उठो और इसे कंटिन्यू करो। लेकिन लैन सिचेन तो सो चुके थे, क्योंकि उनके पास ये भी कला थी कि वो कितनी भी बड़ी कितना भी नॉइस उनके आसपास हो रहा हो, वो आराम से सो सकते थे। आखिरकार लैन सेक्ट वाले हैं, हर एक चीज़ पॉसिबल है उनके लिए। और इसी के साथ जैन चैंग भी न जाने थक हार के कब सो चुका था, उसे भी नहीं पता चला। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बहुत बड़ा सा द्वंद्व शुरू हो चुका था जैन चैंग के और लैन सिचेन के रूम के अंदर, जो कि स्टार्ट हुआ था जैन चैंग के एंड से। और जैसे ही उसने फील किया कि उसकी बॉडी अब उसके कंट्रोल पे है, वो अच्छे से मूव कर पा रहा है, अपने हाथ पैर सभी को हिला पा रहा है, तो उसने डायरेक्टली उठा के एक पिलो अपने हाथ में लिया और लैन सिचेन की जो पिटाई करना स्टार्ट किया था ना, उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट पूरे के पूरे क्लाउड रिसेसेस में गूंज रही थी। क्योंकि वो बात अलग है कि लान वांगजी और विंग अच्छे से जानते थे कि अपने कमरे के अंदर की आवाज़ों को बाहर कैसे ना जाने दिया जाए, यानी कि साइलेंसिंग स्पेल लगा के। बट वो दोनों तो ये भी नहीं जानते थे, इसलिए वो दोनों की लड़ाई जो चल रही थी ना सुबह सुबह, उसको पूरा क्लाउड रिसेसेस सुन रहा था, और साथ ही साथ इसकी वजह से अननॉयड भी फील कर रहा था। लेकिन इन दोनों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सुबह के 5 बज रहे थे और ये दोनों आज का सबके लिए अलार्म बने हुए थे, क्योंकि इन दोनों की आवाज़ें ही इतनी ज़बरदस्त चल रही थी। लाइक, जेओ जुन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और जेओ जुन तुमने भी तो वही किया ना,
लेकिन फिर से जैन चैंग बोलता है, मैंने किया तो किया, लेकिन तुमने क्यों किया? तुम तो इस लैंस एक्ट के क्राउन प्रिंस हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, मैनर्स नहीं है? तो तभी लैंस चैन आंसर करते हुए बोलता है, मैं क्यों अपने मैनर्स दिखाऊं? क्या तुम अपने मैनर्स नहीं दिखा सकते? पहले गलती तुमने की थी। लेकिन इस बात को मानने के लिए जैन चैंग राजी नहीं था और उसे फिर से पिलो से मारते हुए वो फिर से बोलता है, मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो, तुम तो इस लैंस एक्ट के मेंबर्स हो ना। यहाँ पे तो हर किसी को मैनर्स सिखाए जाते हैं, हर किसी को सिखाया जाता है कि दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुमने कल रात क्या किया? हाय राम, इन दोनों की जो लड़ाई चल रही थी ना, जो इंसान नहीं भी उठने वाला था वो भी उठ चुका था, यानी कि विंग भी सुबह सुबह उठ चुका था और ये आराम से सुन सकता था कि उनके जो ब्रदर इन लॉ है और उनका जो ब्रदर है, इन लोगों की ही लड़ाई चल रही है और वो भी पता नहीं किस मैटर पे चल रही है, लेकिन मैटर जो भी है बहुत बड़ा है। साथ ही साथ इस वक्त लैन चिरेन भी अपने रूम में, जो कि बहुत आराम से मेडिटेशन कर रहे थे, उनके मेडिटेशन की जो ऐसी तैसी हुई इस वक्त ना, उसका अंदाज़ा सिर्फ उन्हें ही था, क्योंकि बाकियों को तो सिर्फ ये पता था कि इन दोनों की लड़ाई हो रही थी और उन लोगों की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रहा था और जिसकी सज़ा इन दोनों को बखूबी मिलने ही वाली थी। इन दोनों के ही रूम का हाल इस वक्त बेहाल था। अगर कोई अंदर जाए तो उसे पैर कहाँ रखना है ये सोचने के लिए कम से कम 2 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि कमरे में एक भी जगह ऐसी नहीं थी, एक भी कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे कमरे का सामान नहीं बिखरा हुआ था। लेकिन क्या कर सकते हैं, जिनका रूम है, अगर उन्हें इतना मैसी पसंद है तो कोई और क्या कर सकता है। इसलिए कोई अंदर आएगा भी क्यों, क्योंकि अंदर मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है, तो इसके बीच में घुसने का शौक किसी को भी नहीं है। लेकिन इन्हें शांत तो होना ही होगा और ये खुद ही थक हार के शांत हो भी जाएंगे, इसकी उम्मीद सभी लोगों को थी। लेकिन हाँ, ये उम्मीद गलत नहीं थी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हांशी से ये आवाज़ें आना बंद हो चुका था, क्योंकि लगता है इन दोनों की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है और अब ये लोग नहीं लड़ सकते हैं और ये लोग थक हार के अब बस दोनों ही न जाने इस कमरे के कौन से कोने में बैठे हैं, ये दोनों ही नहीं जानते। लेकिन हाँ, एक दूसरे के आसपास तो नहीं बैठे हैं, ये श्योर है। दिन की शुरुआत इतनी खतरनाक हो चुकी थी, तो दिन कैसा जाएगा ये हर कोई सोच रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि हमारा दिन तो जैसा जाएगा जाएगा, लेकिन इनकी दिन रातें कैसे जाएंगी, ये सोच के भी बहुत सारे लोग टेंशन में थे। लेकिन इनके रिश्ते में टेंशन लेके किसी और को क्या ही मिल जाएगा लोग, क्योंकि होना तो इनके बीच में वही है जो कि ये दोनों चाहेंगे और कुछ अच्छा होगा इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं है। खैर, इन लोगों की इस लड़ाई झगड़े के बीच में हम कुछ और चीज़ों को आगे और नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम चलते हैं उस साइड जहाँ पे कुछ और चीज़ें हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आज जिंग सेक्ट में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा था, जिसकी वजह से मैंग्याओ बहुत ज़्यादा परेशान था। जैसे ही लैन सिचैन की शादी हो चुकी थी, निये मिंगजू के पास एक चांस आ चुका था मैंग्याओ को प्रपोज करने का या फिर उसकी फैमिली के पास डायरेक्टली शादी का प्रस्ताव रखने का, और उसने ये प्रस्ताव रख भी दिया था। और प्रस्ताव रखने के बाद इतने अच्छे कल्टिवेटर के साथ, इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया था, तो कोई कैसे मना कर सकता है। इसलिए उन लोग को जिन सेक्ट ने इस शादी के प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में जो था वो तो मैंग्याओ, क्योंकि मैंग्याओ ने तो अपने अंदर पूरी ये इच्छा रखी थी कि आज नहीं तो कल उसे पक्का जेओजुन के साथ शादी करने को मिलेगा, पक्का वो जेओजुन के साथ लाइफ स्पेंड करेगा और उसी के साथ उसकी बीवी होके, मतलब इसकी बीवी बन के आराम से लाइफ टाइम उसी के साथ रहेगा, अपने प्यार को पाएगा और अपने प्यार को प्यार देगा। लेकिन प्यार का दुश्मन निये मिंगजू बीच में घुस चुका है, तो कहाँ का प्यार, किधर का प्यार और किसका प्यार? यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ निये मिंगजू का प्यार, जो कि उन्हें मैंग्याओ से है और उन्हें किसी और को ये चांस भी नहीं देना है अब कि वो उनके प्यार को छीन सके। मैंग्याओ के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था, इसलिए जिन सेक्ट के किसी भी मेंबर को बिल्कुल भी इस बात में आपत्ति नहीं थी और उन्होंने भी इस रिश्ते को हंसे हंसे स्वीकार कर लिया। और मैंग्याओ से तो पूछा भी नहीं गया, क्योंकि मैंग्याओ मतलब अकॉर्डिंग टू जिन सेक्ट, अगर वो क्राउन प्रिंस से उसकी शादी करा भी देते हैं तो भी वो एक दूसरी बीवी बन के रहेगा, उसके लिए
उसकी पहली बीवी यानी कि जैन चैंग ही सबसे सर्वोपरि होगा। उसी को महारानी की गद्दी भी दी जाएगी। आगे चल के उसी के बच्चे क्राउन प्रिंस बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। और यहाँ पे मेंग्याओ की हालत बस एक दूसरी बीवी बन के रह जाएगी। इससे आगे उसकी कोई भी ज़्यादा बहुत बड़ी इज्जत नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा। जहाँ पे इज्जत और सम्मान की बात आएगी वहाँ पे जैन चैंग को ही आगे रखा जाएगा। इसलिए जिन सेक्ट वाले अपने बेटे को इस तरीके से मतलब एक दूसरी बीवी बना के तो नहीं रखना चाहते थे, इसलिए ने मिंगजू का ऑप्शन उन्हें बेटर लगा। और यहाँ पे राजा महाराजा होने का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा भी नहीं है। हर सेक्ट अपने अपने हिसाब से बहुत बड़ा काबिल है, मतलब अपने हिसाब से वो हद से ज़्यादा मतलब अमीर है, प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। तो ऑफकोर्स सी बात है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि शादी राज परिवार में हो या फिर किसी और सेक्ट में। एटलीस्ट यहाँ पे मेंग्याओ को ने मिंगजू की पहली वाइफ और उसकी रानी बनने का तो मौका मिलेगा, चाहे वो उसी की सेक्ट की रानी हो या फिर सब सारे देश का, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए इस शादी से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और ये शादी भी यहाँ पे तय कर दी गई थी। यानी कि जैसे ही हमारे वहाँ शादियों का सीज़न चल रहा है वैसे ही वहाँ भी यानी कि इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में भी शादियों का सीज़न चल रहा है। एक के बाद एक शादियाँ होते जा रही हैं और अब ने मिंगजू और मेंग्याओ की भी शादी होने वाली है। लेकिन वो शादी कब होने वाली है इसका मुझे अभी कुछ नहीं पता। ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही देख के पता चलेगा कि शादी कब होने वाली है और उसकी डेट कब फिक्स होगी, कौन फिक्स करेगा और कैसे इन लोगों की शादी होगी। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।